कि हमारा जो देश है वो 4 खंभों के ऊपर टिका है, या कहें हमारे देश की जो व्यवस्था है वो 4 खंभों पे टिकी है। वो 4 खंभे कौन से हैं? तो देखिए, हमारा देश चलता है संविधान, और संविधान की 4 शिलाएँ हैं, 4 भाग कहें या 4 उससे निकली हुई 4 नदियाँ कहें या उसके 4 रूप कहें। वो ये है कि संविधान जिस पर हमारा देश चल रहा है और देश 4 स्तंभों पर टिका है, उसमें सबसे पहली है संसद। संसद जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर तीनों बैठकर काम करते हैं। यानी कि बैठने का अर्थ है कि तीनों मिलकर वहाँ पर डिसीजन लेते हैं, कानून बनाते हैं। संसद के बाद जो कानून बन जाता है, या जो कानून पहले से बने हुए हैं, या जो कानून संविधान में जिनके बारे में बताया गया, उसके आधार पर उस हिसाब से कार्यपालिका उसको लागू करती है। कार्यपालिका यानी कि जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो सरकार, जिन्हें हम कहते हैं जो सरकार बनाते हैं, जिनकी सरकार बनती है, वो है कार्यपालिका, वो उसको लागू करती है। उसके बाद यहाँ से अगर हमें असंतुष्टि है, यहाँ से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, या यहाँ से हमारे संविधानों का हनन हो रहा है, जो कानून बना उसका हनन हो रहा है, तो हम न्यायपालिका में जाते हैं, कोर्ट। और न्यायपालिका इन तीनों पर अपनी जो पैनी नज़र बना के रखता है, जो जनता की आवाज़ को उठाता है, क्योंकि ये तीनों जो है प्रबुद्ध लोगों के अंडर में है। जो कोर्ट में बैठा जज वो भी प्रबुद्ध वर्ग से है, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठा वो भी मजबूत व्यक्ति है, लेकिन आवाम जिसे कहते हैं जनता, हो सकता है कि इन तीनों जगह उसको निराशा हाथ लगे, क्योंकि जिसकी फटे न पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पिराई पराई। गरीब का दर्द या कमज़ोर का दर्द कमज़ोर ही समझ सकता है। तो इनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है, समाचार पत्र। लेकिन आज मीडिया भी जो चौथा स्तंभ है, वो भी, उसमें भी तो इंसान ही है, और हर इंसान चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ लाभ हो। परमार्थ के लिए दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो परमार्थ के लिए काम करते हैं। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं ऐसे उसमें आ जाती है कि बात ठीक जगह नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर करें तो करें क्या, हमें जाना तो नहीं चारों के पास, न्याय की उम्मीद हमें नहीं चारों से करनी है। खैर, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। और जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होते हैं उन्हें दोष नहीं लगता। मजबूत व्यक्ति कमज़ोर को मार भी देता है, पीट भी देता है ना, तो मजबूत व्यक्ति, लोग मजबूत का ही उसको ही सही ठहराते हैं। हाँ, इसने कुछ गलती की होगी तभी इसने पीटा होगा। तो पहली बात तो यह है कि शरीर से, मन से और धन से हमको मजबूत बनना, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, वो नौबत ना आए कि जो आपके न्याय के लिए किसी के दरवाजे पे जाना पड़े। तो न्यायपालिका किस तरह कार्य करती है? तो देखिए, एक सर्वोच्च न्यायालय एक शीर्ष न्यायिक संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय। तो न्याय मिलता कैसे है? तो मैं आपको बताऊं। जैसे आपकी किसी से कोई वारदात हो गई, कोई घटना हो गई, कोई परिघटना हो गई, तो न्याय आपको मिलेगा कहाँ? न्याय आपको मिलेगा सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला का जो कोर्ट होता है, जिला न्यायालय। मेरा मकान जो बना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में ही है, तो मैं दिन भर देखता हूँ मुजरिमों को आते, वकीलों को आते जाते, भीड़ चलती सुबह और शाम। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका किसी से विवाद है, कोई झगड़ा है, तो आप अपनी बात को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते हैं। जब वहाँ से आपको न्याय मिले तो ठीक है, ना न्याय मिले, वहाँ के न्याय से आप संतुष्ट नहीं, तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, जो लखनऊ और इलाहाबाद में है। और हाई कोर्ट से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर बड़े बड़े मामले पहुँचते हैं। ज़्यादातर न्याय पाने वाले शुरुआती दिनों के बाद ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि न्याय आज के समय में इतना महंगा हो चुका है। वकील पैसा लेता है, दौड़ता रहता आदमी काफ़ी दिनों तक, फिर एक समय के बाद जब वो हार जाता है तो समझौता कर लेता है, या फिर अब वापस घर पर आ जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस देश के अंदर विवाद बहुत संख्या है, बहुत कोर्ट की संख्या कम है, जज की संख्या कम है, तो न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता। विवादित बना रहता मामला काफ़ी दिनों तक। विवादित का अर्थ होता है कि ना कोई इधर का पक्ष न्याय पाता, ना उधर का पाता है, और मामला चलता रहता। कई लोग तो ऐसे हैं कि दम तोड़ देते, ज़िंदगी निकल जाती, न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ी बड़ी फाइलों का अंबार लगा हुआ है। जज भी कितने न्याय को सुने, कितने लोगों के साथ न्याय करे, रोज़ झगड़े होते हैं। खैर, फिर भी हमको चलना तो उसी रास्ते पे, क्योंकि पांचवा कोई रास्ता नहीं है। तो जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। ये 2020 की स्थिति के अनुसार है।
तो अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र के बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, बाद में लिख लेना, लिखवा देंगे, पूछोगे तो बता दूंगा मैं। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा न्यायाधीश बनने के लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट IAS बन सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते हो। एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक, यानी कि या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत विधिवेत्ता और राष्ट्रपति की नज़र में उन्हें लगना चाहिए कि हाँ तुम्हें कानून की जानकारी है। अब मालूम है न्याय की देवी, पहले एक पिक्चर आई थी, ये अंधा कानून है, सुना है? क्योंकि पहले जो न्याय की देवी थी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और हाथ में तराजू लिए थी। अब उसका चित्र बदल दिया गया, अब उसकी पट्टी खोल दी गई, अब बता दिया गया कि कानून अंधा नहीं होता है। ठीक है, पहले ये माना जा, पहले पट्टी बांधने का ये था कि वो अंधा न है, ये नहीं, मत पहले ये था कि वो किसी में बड़ा छोटा या भेदभाव नहीं करेगा, नहीं देखेगा, न्याय करेगा। लेकिन अब वो पट्टी खोल दी गई क्योंकि लोगों ने उस पर गाने बना दिए, ये अंधा कानून है। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ठीक है, इतना समझ गए कि क्या क्या योग्यताएं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केंद्र एवं राज्यों के जो विवाद हैं उनको सुलझाना, वहाँ से ना निपटे। रिट अधिकारिता, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सीधे अगर आपका कोई मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, मूल अधिकार जो 6 हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हारी भैंस को डंडा मार दिया और तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ लेकिन हाँ, मूल अधिकार अगर आपके हनन हो रहा है तो आप रिट ले जा सकते हो। अपीलीय क्षेत्रीय, सर्वोच्च न्यायालय को सिविल एवं फौजदारी मामलों में सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, यानी यहाँ से निर्णय हुआ वो आप संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी संवैधानिक मामले पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सलाह देने का अधिकार प्राप्त। ठीक है, न्यायाधीश को हटा कौन सकता? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश से ही हटाया। छोटे मोटे आदमी की ताकत नहीं है भाई, उसको पावर दिया गया। अगर पावर ना हो उसके पास तो ये जो नेता लोग जो हैं, नेता कहें या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो तो जो है उसको कहें अच्छा ये हमारे मन का काम इसने नहीं किया, हम तो इसको हटा दो। तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो जिस हिसाब से संविधान की रचना की है, जिस काट छाट के साथ संविधान को बनाया है, वो इतना सटीक बनाया है कि इससे कोई नहीं बच सकता। देर हो सकती है लेकिन वो इस तरीके से जाल संविधान अपना फैलाता है कि कोई भी अपराधी यहाँ से बच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी, नहीं तो अभी कोई जितना भाई जैसे कि बड़े बड़े डिसीजन होते सुप्रीम कोर्ट ही लेता। अगर राष्ट्रपति के अलावा अगर उसे और कोई हटा पाता तो फिर जो ये नेता लोग जो है किसी को जीने नहीं देते, फिर तो वो उसको करते। और अगर कोई नेता के खिलाफ जाता तो नेता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि हटो, दूसरा आएगा, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, ऐसा सिस्टम है। दूसरी बात, हालांकि इसके लिए विशेष प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन के संबोधन के बाद पारित किया जाता है, जिसके सदन की कुल सदस्य की संख्या बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए संसद में जितने भी सदस्य हैं। संसद की ये शक्तियां दी गई कि वो एक न्यायाधीश के व्यवहार या क्षमता की जांच या साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करे। इतना सब तो है संसद के पास कि वो उस पर उसको देख रेख कर सकता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट। इतना और जान लें कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसको शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, हाँ, शपथ एवं त्यागपत्र विधियाँ, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है तो कौन दिलाता? मुख्य न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि मुख्य देश के अंदर 2 ही बड़े हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति करता मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश एक तरीके से नियुक्ति कराता है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो है को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा। राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, हाई कोर्ट का, और राज्यपाल को त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल राज्य में होता है, तो जैसे राज्य में राज्यपाल है ऐसे ही देश के अंदर राष्ट्रपति, ऐसे समझो। मुख्य न्यायाधीश को जो है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को ही शपथ। तो देश के अंदर जो सबसे बड़ा पावर ऑफ अटॉर्नी कहें कि देश के अंदर जो सबसे बड़ा है वो 2 ही हैं, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री बनना तो सरल है,
नेता बन जाओ, अच्छे नेता बन जाओ, फिर बड़े नेता बन जाओ, प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति बनना थोड़ा कठिन, क्योंकि राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसको देश के सभी लोग उसको समर्थन देते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हर पार्टी का सदस्य देता है, वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए। देखिए अभी जब द्रौपदी मुर्मू जीती तो उससे पहले तो उनके साथ कई लोग खड़े थे राष्ट्रपति बनने के लिए, 3-4 लोग थे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई। और मुख्य न्यायाधीश वो भी एक बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जो मुख्य न्यायाधीश कुछ दिनों से ये चलने लगा है कि जो हाई कोर्ट के जो जज और सुप्रीम कोर्ट के जो जज, इनको किसी भी रिटायर होने के बाद फिर किसी इन्हें अन्य पद पर नहीं जाना चाहिए। चुन लिए जाते कि वहाँ का बना दिया, फलाना वहाँ का बना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत बड़ा पद होता है। डिमोशन नहीं लेना चाहिए कि हम अभी हेड मास्टर हैं किसी स्कूल में और फिर रिटायर हो जाए तो किसी स्कूल में जाके जो है फिर सहायक बन जाए, जाके नहीं करना चाहिए, इससे मर्यादा खंडित होती है। अगर हम हेड मास्टर से रिटायर हैं तो फिर घर पे रहें, आराम से पेंशन मिले, उसको खाएं, फ्री में बच्चों को पढ़ाएं, अपने लोगों को सेवा करें। अब जाके कुछ लोग जैसे कि पुलिस में रिटायर होते हैं और बाद में जाके फिर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर लेते हैं, मजबूरी भी है कि रिटायरमेंट बाद काम क्या करें, फिर आज के समय आर्थिक युग, पैसा कहाँ से आए, बाल बच्चों की शादी, बच्चों की जिम्मेदारियां तो आदमी को करा देता, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को फिर कोई पद नहीं लेना